पीपल के पुराने सूखे पेड़ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आकाश में बादलों ने चांद को ऐसे छुपा रखा था जैसे कोई चोर तिजोरी छुपाता है। लेकिन इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आ रही थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस जन्म में तो कंगाली ने पीछा नहीं छोड़ा। मरने के बाद भी दाने दाने को तरस रही हूँ। ये आवाज किसी और की नहीं, रेशमा चुड़ैल की थी। रेशमा उल्टी टांगों से डाल पर लटकी हुई रो रही थी। रोते रोते उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जो नीचे सूखी पत्तियों पर गिरकर छन छन की आवाज कर रहे थे। तभी पास की झाड़ी से एक डरावनी परछाई निकली। वह झबरी थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और दांत बाहर निकले हुए थे। अरे ओ रेशमा, क्यों अमावस की रात को अपना गला फाड़ रही है? क्या हुआ? किसी तांत्रिक ने कील ठोक दी क्या? झबरी ने चहकते हुए पूछा। रेशमा पेड़ से नीचे कूदी। उसकी हड्डियां छटछट करके टूटती और जुड़ती थीं। उसने लंबी आह भरी और कहा, क्या बताऊं झबरी बहन, कल मेरा 500वां जन्मदिन है। इस पूरी भूतिया कॉलोनी में सब जानते हैं, लेकिन मेरी जेब खाली है, हाथ तंग है और इज्जत दांव पर लगी है। झबरी ने अपने सिर को 360 डिग्री घुमाया और बोली, तो इसमें रोने की क्या बात है? जन्मदिन है तो पार्टी दे। पार्टी कहाँ से दूं? रेशमा गुस्से में फुसकारी। घर में भुनी भांग नहीं है। पिछले साल कालिया पिशाच ने अपने जन्मदिन पर ताजा इंसानी खून की नदियां बहा दी थी। अगर मैंने इस बार पार्टी नहीं दी तो वो उंगली पर नचाएगा मुझे। समाज में थू थू हो जाएगी। तभी वहां हवा का एक तेज झोंका आया और कालिया पिशाच खुद प्रकट हो गया। उसके लंबे नाखून थे और वह महंगे रेशमी कफन के कपड़े पहने हुए था। सुना मैंने। कालिया हंसा। उसकी आवाज से पेड़ के पत्ते कांप उठे। रेशमा, अगर औकात न हो तो पैर नहीं फैलाने चाहिए। सुना है कल तुम्हारा जन्मदिन है। अगर पार्टी में सिर्फ बासी चूहे और गंदा नाले का पानी पिलाना हो तो हमें मत बुलाना। हम रईस भूत हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट के आदी हैं। अगर दम नहीं है तो साफ कह दो कि तुम कंगाल हो। कालिया की बातें रेशमा के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसने गुस्से में अपनी आंखें लाल कर लीं और बोली, कालिया, तू अपनी जबान को लगाम दे। कल रात इसी खंडर में पार्टी होगी। ऐसी पार्टी की तू देखता रह जाएगा। 9 गज की साड़ी पहनकर आना, क्योंकि कल मैं ऐसा जश्न मनाऊंगी कि इतिहास याद रखेगा। कालिया मुस्कुराया। चलो देखेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी कल रात को ही हो जाएगा। वह धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। जब कालिया चला गया तो रेशमा ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, जोश में आकर होश तो खो दिया। अब पार्टी के लिए ताजा इंसानी मांस और माल मत्ता कहाँ से लाऊंगी? सिर ओखली में दिया तो मूसलों से क्या डरना, लेकिन रास्ता क्या है? उसी रात पास के गांव में 2 लकड़हारे, रामू और शामू, जंगल के किनारे लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। रामू बहुत सीधा था। वह केवल सूखी लकड़ियां काटता था। लेकिन शामू लालची था। उसकी नजर हमेशा अमीर बनने के रास्तों पर रहती थी। शामू, जल्दी हाथ चला, रात ज्यादा हो गई है। लोग कहते हैं इस खंडहर के पास भूतों का डेरा है। रामू ने डरते हुए कहा। अरे तू तो भीगी बिल्ली बन गया रामू। भूतों से क्या डरना? डरना तो गरीबी से चाहिए। शामू ने कुल्हाड़ी पटकते हुए कहा। सोच, अगर हमें यहाँ कोई खजाना मिल जाए तो हमारी तो पौ 12 हो जाएगी। तभी पेड़ के पीछे छिपी झबरी और मुंडी कटा, जिसका सिर उसके हाथ में था, उनकी बातें सुन रहे थे। मुंडी कटे ने अपने हाथ में पकड़े सिर के मुंह से धीरे से कहा, झबरी, देख, 2 शिकार खुद चलकर आ बैल मुझे मार की तर्ज पर आ गए हैं। रेशमा की पार्टी का इंतजाम हो गया। झबरी ने चालाकी से हंसते हुए कहा, ठहरो, इन्हें सीधे मारेंगे तो मजा नहीं आएगा। इन्हें लालच देकर जाल में फंसाते हैं। शामू को अचानक जमीन पर चमचमाते हुए सोने के सिक्के दिखाई दिए। वास्तव में वह भूतों का भ्रम, माया था। रामू, देख, सोने के सिक्के। वह सिक्कों को उठाने के लिए आगे बढ़ा। नहीं शामू, रुक। लालच बुरी बला है। रात के समय जंगल में ऐसा खजाना मिलना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहां से। रामू ने उसका हाथ खींचा,
लेकिन शामू कहां मानने वाला था। उसने रामू का हाथ झटक दिया। तू डरपोक है रामू, तू जिंदगी भर सूखी लकड़ियां ही बेचेगा। मैं तो चला खजाने के पीछे। सोने के सिक्के आगे बढ़ते गए और शामू उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ सीधे उस पुराने खंडहर के अंदर चला गया। रामू भी अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे भागा। जैसे ही दोनों खंडहर के अंदर पहुंचे, भारी लकड़ी का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। खंडहर के अंदर चारों तरफ जाले लगे थे। हवा में अजीब सी सड़न की बदबू थी। अचानक चारों तरफ मशालें जल उठीं। सामने एक टूटे हुए सिंहासन पर रेशमा चुड़ैल बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अपनी जीभ से अपने होठों को चाट रही थी। स्वागत है मेरे प्यारे मेहमानों। रेशमा भयानक तरीके से हंसी। शामू के होश उड़ गए। उसके हाथ से सोने के सिक्के गायब हो चुके थे और वहां सिर्फ सूखी हड्डियां थीं। बचाओ, भूत, चुड़ैल! शामू चिल्लाया। अब चिल्लाने से क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मुंडी कटे ने अपना सिर शामू के चेहरे के सामने लाते हुए कहा। शामू डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। रामू ने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे वन देवी या जो भी आप हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम गरीब लोग हैं, मेरे दोस्त से गलती हो गई, कृपया हमें छोड़ दीजिए। रेशमा ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे रामू की आंखों में चालाकी नहीं बल्कि सच्चा डर और सादगी दिखी। रेशमा ने कहा, देख मानव, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पास अपने मेहमानों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा पड़ोसी कालिया मुझे ताने मारता है। मैंने सोचा था कि कल तुम दोनों का सूप बनाकर और तुम्हारी हड्डियों का कबाब बनाकर सबको परोसूंगी। कम से कम मेरी नाक तो बच जाएगी। रामू ने कहा। चुड़ैल जी, आप तो खुद इतनी शक्तिशाली हैं, क्या एक पार्टी के लिए 2 बेगुनाहों की जान लेंगी? मौत के बाद क्या आपकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर आप किसी भूखे का पेट काटकर अपनी पार्टी करेंगी? और वैसे भी अगर आप हमें मार भी देंगी तो कालिया जैसे घमंडी भूत फिर भी आप पर हंसेंगे, क्योंकि आप केवल 2 इंसानों को ही ला पाई। रेशमा सोच में पड़ गई। रामू की बात में दम था। वह सोच रही थी कि इंसानों को मारना तो आसान है, पर इससे उसकी गरीबी का मजाक उड़ना बंद नहीं होगा। तभी वहां पंडित दीनदयाल का प्रवेश हुआ। पंडित जी गांव के बड़े तांत्रिक और समझदार व्यक्ति थे। वे रामू और शामू को ढूंढते हुए खंडहर तक आ पहुंचे थे। उनके हाथ में एक पवित्र लाठी और गंगा जल था। ठहरो रेशमा, पंडित जी ने जोर से कहा। सभी भूत पीछे हट गए। कालिया भी वहीं कहीं छुपा हुआ तमाशा देख रहा था। वह भी सामने आ गया। पंडित, तुम यहां हमारी पार्टी खराब करने आए हो? कालिया ने गुर्राते हुए कहा। पंडित दीनदयाल ने शांत रहकर कहा, नहीं, मैं यहां किसी से लड़ने नहीं आया हूं, मैं यहां न्याय करने आया हूं। रेशमा, मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी। तुम केवल अपनी झूठी शान के लिए इन मासूमों की बलि चढ़ाना चाहती हो। याद रखो, जो दूसरों का बुरा करके अपनी खुशी ढूंढता है, उसकी खुशी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी होती है। रेशमा ने रोते हुए कहा। पंडित जी, मैं क्या करूं? भूतों के समाज में भी अमीरी गरीबी का भेद है। ये कालिया मुझे रोज नीचा दिखाता है। अगर कल मैंने इसे अच्छी पार्टी नहीं दी तो ये मुझे इस जंगल से निकाल देगा। रामू को चुड़ैल पर तरस आ गया। उसने कहा, चुड़ैल जी, अगर आप हमारी जान बख्श दें तो मैं और पंडित जी मिलकर आपकी पार्टी को ऐसा बना देंगे कि सब याद रखेंगे, बिना किसी को मारे, बिना खून बहाए। कालिया ठहाका मारकर हंसा। बिना खून और मांस के भूतों की पार्टी? क्या मजाक है। भूत क्या घास फूस खाएंगे? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा। कालिया, तुम शांत रहो। कल रात इसी समय आना, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली स्वाद क्या होता है। रेशमा ने रामू और पंडित जी की बात मान ली और उन्हें छोड़ दिया। शामू को भी होश आ गया था। वह कान पकड़कर माफी मांग रहा था कि अब कभी लालच नहीं करेगा। अगले दिन रामू, शामू और पंडित जी ने मिलकर तैयारी की। गांव के खेतों से ताजा कद्दू, कंदमूल और जंगल की जड़ी बूटियां इकट्ठा की गईं। पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उन शाकाहारी चीजों में ऐसा जादू फूंक दिया कि उनका स्वाद और रूप बिल्कुल डरावना और स्वादिष्ट हो गया। अमावस की अगली रात आई। खंडहर को चमगादड़ों और जुगनुओं से सजाया गया था।
पार्टी शुरू हुई। कालिया पिशाच, जबरी, मुंडीकटा और इलाके के सारे छोटे बड़े भूत वहां इकट्ठा हुए। सब सोच रहे थे कि रेशमा कुछ नहीं खिला पाएगी। तभी रेशमा एक सुंदर पर थोड़ी डरावनी वेशभूषा में सामने आई। स्वागत है दोस्तों, आइए मेरे जन्मदिन की भोज का आनंद लीजिए। रेशमा ने गर्व से कहा। कद्दू का हलवा ऐसा लग रहा था जैसे उबलता हुआ मज्जा, बोन मैरो हो, लेकिन महक लाजवाब थी। लाल टमाटर और मिर्च का सूप ऐसा दिख रहा था जैसे ताजा खौलता हुआ खून हो। कंदमूल के कबाब ऐसे दिख रहे थे जैसे इंसानी उंगलियां तली हुई हों। कालिया ने संशय से एक उंगली कबाब उठाई और मुंह में डाली। जैसे ही उसने चबाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओह माय गॉड, ये स्वाद! मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा स्वादिष्ट शिकार नहीं खाया। ये किस वीआईपी इंसान का मांस है रेशमा? रेशमा मुस्कुराई और बोली, ये किसी इंसान का मांस नहीं है कालिया, ये प्रकृति का उपहार है जिसे प्यार और ईमानदारी से बनाया गया है। सभी भूत खाने पर टूट पड़े। जबरी तो बर्तनों को ही चाटने लगी। मुंडीकटे ने अपने सिर के मुंह में ठूस ठूस कर कबाब भरे। सब कह रहे थे कालिया का घमंड हवा हो गया। उसने रेशमा के सामने हाथ जोड़े और कहा, रेशमा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी अमीरी के घमंड में अंधा हो गया था। तुम्हारी इस अनोखी पार्टी ने मेरी आंखें खोल दी। असली रईसी पैसों या खून बहाने में नहीं, बल्कि सूझबूझ और बड़े दिल में है। रामू, शामू और पंडित जी पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे और खुश हो रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद रेशमा ने तीनों इंसानों को बुलाया। उसने उन्हें जंगल के असली छिपे हुए खजाने का रास्ता बताया, जो वास्तव में सही जगह पर था और किसी का हक मारकर नहीं लिया गया था।